बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का 5वां अध्याय। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। एक बार पाठ को जरूर से ज़रूर पढ़ें ताकि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे अच्छे से समझ आ जाएं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं पाठ के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले जैसे हम हर पाठ में आपको बताते हैं यहाँ पर पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न यानी पाठ के बीच बीच में जो प्रश्न दिए होते हैं सबसे पहले उनके उत्तर आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा 83 नंबर पेज। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 83 नंबर पेज देखें, वहाँ पर आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें, उत्तर लिखें और फिर लिखें हाशिए पर जाने के कारण और हेडिंग डाल के लिखें। नंबर 1 नंबर 2 करके पॉइंट बनाएं। जिनकी भाषा रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं ऐसे समुदाय स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमज़ोर तथा संख्या कम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं बच्चों। इसे याद करें। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। और यहाँ पर कहा गया है कि आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं और क्यों। वे धातुएं कहाँ से हासिल होती हैं? क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? और ये प्रश्न मिलेगा आपको 85 नंबर पेज यानी 85 नंबर पेज पर। देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप नंबर 1, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन धातुओं पर आधुनिक उद्योग निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमें ये धातुएं कहाँ प्राप्त होती हैं? हमें ये धातुएं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से प्रमुखता से प्राप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर आदिवासियों की आबादी अधिक है। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 85 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के 85 नंबर पेज। और उत्तर में लिखेंगे आप जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, फल और जड़ी बूटियाँ। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। तो ठीक इसी प्रकार से लिखिए, ये तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर। और बात करते हैं फिर चौथा प्रश्न आ जाता है आपका, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगें किन लोगों से की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कौन कौन सी मांगें। नंबर 1, मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी। नंबर 2, खनन के लिए वन भूमि। नंबर तीसरा है गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। और नंबर चौथा, वन्यजीव अभ्यारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है? किन मांगों से? ये जो 4 मांगें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा 85 नंबर यानी 85 नंबर पेज पर। इस प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा। आप ध्यान दें 85 नंबर पेज पर ये चौथा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसका उत्तर आप लिखेंगे, लिखें आप उत्तर नंबर 1 नंबर 2 करके। नंबर 1 लिखें, ये सभी मांगें आदिवासियों से पूरी की जाती हैं। दूसरा लिखेंगे, आदिवासी समुदाय अपने जंगलों को छोड़कर शहरों में छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका 5वां प्रश्न और इसमें पूछा है, इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। तो आइए ना आपके समझ में, ये है 5वां प्रश्न। और यहाँ पर जो है क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है ये पूछा गया है। और ये जो है स्रोत इसके लिए क्या रखा है, बसु एस झारखंड मूवमेंट द्वारा, एथनिसिटी कल्चर एंड साइंस लेंस द्वारा। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा 85 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
इसे देखें आप प्रश्न 5 को, और ये मिलेगा आपको 85 नंबर पेज पर। उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है, और नंबर 2 यहाँ पर डाल सकते हैं आप, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप नंबर 1 और नंबर 2, तो यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका छठा प्रश्न, और आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। ये प्रश्न आता है आपका 87 नंबर पेज पर। 87 नंबर पेज देखें अपनी पाठ्य पुस्तक का। उत्तर लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे। पहला लिखेंगे, इस बात से आदिवासियों का जीवन तथा अस्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं। दूसरा लिखेंगे, यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न 6 और उसका उत्तर। आगे बच्चों, प्रश्न है 7वां, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों जरूरत है। क्या है प्रश्न? अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों जरूरत है। और यहाँ पर ये है प्रश्न आपका 88 नंबर पेज पर। 88 नंबर पेज देखें आप, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर लिखेंगे आप, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की निम्नलिखित कारणों से जरूरत पड़ती है। और किन कारणों से? नंबर 1, 2, 3 करके लिखेंगे। नंबर 1, अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाए रखने के लिए। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने हेतु। और तीसरा लिखेंगे, भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना हेतु। तो इस प्रकार से आप अपने इस 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 7वां प्रश्न और उसका उत्तर। बात करते हैं बच्चों, 8वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है। आपकी राय में वह क्या कहने का प्रयास कर रही है। और निबंध कहाँ है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस टेबल के अंदर निबंध है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 90 नंबर पेज पर। 90 नंबर पेज देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। यहाँ पर क्या लिखा है इस लड़की ने? मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी। मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब क्यों लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है? और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? तो ये NE फारूकी द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे आप जो है 90 नंबर पेज पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिखेंगे, यह बच्ची इस बात को कहने का प्रयास कर रही है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये प्रश्न था आपका 8वां कि निम्नलिखित निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है। आपकी राय में वो क्या कहने का प्रयास कर रही है? तो क्या कहने का प्रयास कर रही है? यह बच्ची इस बात को कहने का प्रयास कर रही है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर की जानी चाहिए। अगला प्रश्न आता है बच्चों, चित्र आधारित प्रश्न है आपके लिए। और पहला प्रश्न है, दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? तो क्यों छोड़ना पड़ा? चित्र को देख सकते हैं आप 82 नंबर पेज पर और 81, 82 नंबर पेज पर देखें आप। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा देखने को। और उत्तर लिखेंगे, गांव छोड़ने का कारण, हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 करके, उड़ीसा में दादू के गाँव की ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार थे। क्या थे? लोहे के भंडार। नंबर 2, वन विभाग के अफसरों ने गांव वालों से ज़मीन बेचने के लिए कहा और बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची तो उन्हें मारा पीटा गया, इसलिए मजबूरी में दादू को छोड़ना पड़ा अपना गांव और कच्चे घर। ठीक है, तो क्या क्या छोड़ना पड़ा दादू को? अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपने कच्चे घर लोगों को छोड़ने पड़े। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं जो चित्र आधारित प्रश्न है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर जो है तालिका से अध्ययन करेंगे आप। तालिका अध्ययन प्रश्न है आपके लिए। और पहला प्रश्न है, क्या मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हैं?
और ये प्रश्न देखने को मिलेगा 88 नंबर पेज पर। आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से होगा, मूलभूत सुविधाएं 1994 में, और क्या थी 94 में। यहाँ पर जो है कच्चे घर, बिजली, पाइप का पानी टेबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं। 55.2% जो है हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं। 30% मुसलमानों के घर में बिजली है। 43.2% हिंदू घरों में बिजली है। 19.4% मुसलमान पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं और 25.3% हिंदू पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, प्रश्न देखकर वहाँ पर से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्रोत दे रखा है, अबू सालेह शरीफ 1999 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्टेटस इन द 1990 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित थी। और उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे नहीं, मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आता है, किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है? विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2001 के अनुसार यहाँ पर दे रखी है कुल 65%, और यहाँ पर हिंदू 65%, मुस्लिम 59%, ईसाई 80%, सिख 70%, और यहाँ पर बौद्ध 73% और जैन 94% आपको देखने को मिलेगा बच्चों 89 नंबर पेज पर। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप मुस्लिम समुदाय में साक्षरता कितनी है? यहाँ पर साक्षरता दर 59%। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पर निम्न आंकड़े क्या बताते हैं सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत? तो इसमें टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS यहाँ पर 3 है, और भारतीय पुलिस सेवा IPS 4, भारतीय विदेश सेवा IFS 1.8, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयाँ PSU 3.3, और राज्य स्तरीय PSU 10.8, और बैंक ऑफ रिजर्व बैंक एवं रिजर्व बैंक में 2.2%। और यहाँ पर देख सकते हैं आप आबादी टोटल 13.5। तो आप टेबल को देखें, और यहाँ पर इसके लिए स्रोत दे रखा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार। और ये प्रश्न आपको देखने को मिला 89 नंबर पेज पर बच्चों। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें, भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या है 13.5%। और यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राज्य स्तरीय PSU में उनकी नौकरियों की स्थिति ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीय स्तर की नौकरियों में मुसलमानों की संख्या काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर देख रहे हैं आप। तो पाठ आपने पढ़ लिया होगा पूरा, उसके अंत में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो आप हास्याकरण का मतलब लिखेंगे, तो 2-3 वाक्यों में नंबर 1, 2, 3 करके लिखें। हास्याकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। और नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हास्याकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हास्याकृत लोग या समुदाय गरीब, कमज़ोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना जो है उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आता है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। तो 2 कारण बताएंगे आप। तो सबसे पहले लिखेंगे आदिवासियों के हाशियाकरण का कारण, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, आदिवासियों की ज़मीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं और वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। तो उत्तर लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं?
तो क्या समझते हैं आप अल्पसंख्यक शब्द से बच्चों? उत्तर लिखेंगे अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। क्या है? बहुत छोटी संख्या से। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देते हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर जो तर्क हैं आपको पेश करने हैं। उत्तर में आप लिखेंगे मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि, और हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली, पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा लिखेंगे आप पॉइंट, मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है छठा प्रश्न शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत के आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे, उसमें से 3 बातें लिखो। तो आपको जो है ये प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है बच्चों, देख रहे हैं आप, ये छठा प्रश्न है आपका। उत्तर में आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं, आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें, और हेडिंग डाल के लिख देंगे नंबर 1, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है, इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, उनमें उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, इसे याद भी करें। आता है फिर 7वां प्रश्न, चित्रकथा से संबंधित है। यहाँ पर जो है चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन हॉप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो कर सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे हाँ, और उसके बाद संकेत डाल के यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे, और फिर 1 2 3 4 करके लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हेडिंग डालने के बाद पहला लिखेंगे वन्य जीवन और रीति रिवाज। नंबर 2 लिखेंगे पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना। नंबर 3 लिखेंगे ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में। और चौथा लिखेंगे पुरखों की पूजा घर में। और 5वां लिखेंगे आदिवासियों की दिनचर्या। छठा लिखेंगे आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण बदलाव। और उसके बाद जो है 7वां पॉइंट लिखेंगे आदिवासियों का अपना गांव या इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना। 8वां पॉइंट लिख सकते हैं आप आदिवासियों को या आदिवासियों का हाशियाकरण। तो आप समझ गए ना किस प्रकार से आप इनके बारे में एक छोटी सी जो है कहानी के रूप में बनाकर लिख सकते हैं। और इनके जो है संकेत आपके लिए दे रखे हैं कि इन बातों पे आपको लिखना है। वन्य जीवन के बारे में लिखना है, आपको रीति रिवाजों के बारे में लिखना है, पुरखों के बारे में लिखना है, गांव और प्रकृति की उपासना के बारे में लिखता है, किस प्रकार से जो है आदिवासी लोग गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, ग्राम आत्माओं की पूजा गांव के सीमा के भीतर करते हैं, बाहर करते हैं, पवित्र लता या कुंजों की करते हैं, पुरखों की पूजा घर में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये सब आपको जानकारी यहाँ पर लेनी होगी। और आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से आप उनके बारे में लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं क्योंकि नंबर 1 पॉइंट है आपका आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। नंबर 2 पॉइंट आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होता है। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपका 8वां प्रश्न बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारियाँ करें बच्चों। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 8 हिंदी वसंत और सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।